नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बंगाल का विभाजन 1905। बंगाल का विभाजन 1905। मैं जिस बंगाल के बात करूंगा वो अगर हम आज आधुनिक क्षेत्र की यदि हम देखें तो वो आज आधुनिक कौन सा क्षेत्र उसमें शामिल होगा, तो उसमें जो है आपका बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, वर्तमान में जो आपका बिहार और झारखंड है और उड़ीसा, यह संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रांत के नाम से जाना जाता था उन दिनों, अर्थात 1905 के टाइम में। आज का जो बांग्लादेश है, आज का जो पश्चिम बंगाल है, आज का जो बिहार, झारखंड और उड़ीसा है, यह संपूर्ण क्षेत्र 1905 के टाइम में बंगाल के नाम से जाना जाता था। और इसमें हम ये देख लें कि जब बंगाल का विभाजन हो गया, मैं विभाजन के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, विभाजन से जस्ट पहले की बात, कि जो बंगाल का क्षेत्र था उसमें बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, यह संपूर्ण क्षेत्र उसमें शामिल था। अगर मैं एक मोटा सा एक ऐसे माप अगर बना लूँ तो इसमें आपका जो है बांग्लादेश रहेगा, पश्चिम बंगाल रहेगा, बिहार, झारखंड रहेगा और उड़ीसा रहेगा। इसी बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ कि जब 1905 के वर्ष में लॉर्ड कर्जन, जो कि उस समय भारत का वायसराय था, भारत सरकार के सचिव एच रिसली एवं बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ए फ्रेजर, ये सब मिलकर बंगाल का विभाजन 1905 के वर्ष में किए थे। तो प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी आवश्यकता बढ़ गई थी कि लॉर्ड कर्जन, भारत सरकार के सचिव एच रिसली एवं बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ए फ्रेजर जो है बंगाल का विभाजन किए, उन्हें ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी। तो थोड़ा सा हम इस स्थिति पर आने से पहले, अर्थात 1905 के 19 जुलाई या 16 अक्टूबर पर आने से पहले थोड़ा सा यदि हम इसके पीछे से अगर बातें करना चालू करेंगे कि ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी जिसकी वजह से इन शासनाधिकारियों को बंगाल का विभाजन करना पड़ा, तो चीजें थोड़ा जो है एक क्रम से जो है स्पष्ट होती चली आएंगी। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन में एक समय आपके प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन हुआ करते थे, भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन, ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि शिक्षित भारतीयों के महत्व को समझते थे और उनकी जो मांगे होती थी उसे सहानुभूतिपूर्वक सुनकर और तदनुसार कार्य भी किया करते थे। मैंने आपको ग्लैडस्टोन का नाम लिया और वायसराय रिपन का नाम लिया, ऐसे ही आपके चार्ल्स मेटकाफ थे। ये ऐसे ब्रिटेन के लोग थे जो कि शिक्षित भारतीयों की मांग को ध्यान से सुनते थे, उन्हें पूरी तरह अस्वीकार नहीं करते थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि कार्य संचालन में ऐसे लोग आ गए थे ब्रिटेन में भी और भारत में भी, कि जो कि ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों को भारत में बहुत मजबूती से स्थापित करना चाहते थे। उन्हें शिक्षित भारतीयों की भूमिका को लेकर, उन्हें शिक्षित भारतीयों की जो मांग होती थी उससे उनका कुछ भी लेना देना नहीं होता था, वे उसे पूरी तरह अस्वीकार कर देते थे और भारत की संस्थाओं पर केवल वे सरकारी नियंत्रण बढ़ाना चाहते थे। तो इसमें जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि उस समय भारतीयों की मांग क्या होती थी कि जिसे ये लोग जो है अस्वीकार कर दिए थे, तो जैसे इनकी मांग होती थी कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा है वह लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित हो और उसका समीकरण कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि भारतीय लोग उस परीक्षा में बैठ पाए, उनकी ये मांग होती थी। दूसरी मांग भारतीयों की होती थी कि प्रांतीय स्तर एवं केंद्रीय स्तर पर विधायिकाओं में भारतीयों की अधिक से अधिक भेजा जाए और उन्हें वैसा अधिकार दिया जाए ताकि वह कार्य करने के लायक हों, क्योंकि अभी इन विधायिकाओं में चाहे वह केंद्रीय स्तर की विधायिका हो चाहे वह प्रांतीय स्तर की विधायिका हो, सरकारी नियंत्रण अधिक होता था। उस सरकारी नियंत्रण में भारतीय सदस्य कुछ नहीं कर पाते थे। तो इन भारतीय राष्ट्रवादियों का ये कहना था कि भारतीय सदस्यों की नियुक्ति, इनकी संख्या को इन विधायिकाओं में बढ़ाया जाए और उनके अधिकार में भी बढ़ोतरी किया जाए।
तीसरी बात कि इन राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रवादियों की यह मांग थी कि जो अन्य ब्रिटिश कुशासन है उसके बदले आपने ब्रिटिश न्यायिक प्रशासन को लागू किया है, तो कम से कम इस चीज को आप बढ़िया तरीके से तो लागू करिए। अन्य ब्रिटिश कुशासन का मतलब ये था कि जो पश्चिमी विचारक थे उनका ये कहना था कि जब ब्रिटेन यहाँ भारत में नहीं आया था तो भारत में बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। जैसे हम देखते भी हैं कि बंगाल है, अवध है, मैसूर है, कर्नाटक है, मराठा है, आपका पंजाब है, ये ऐसे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और ये अपने नागरिक जो इनके नागरिक होते थे उनके अधिकारों की रक्षा ये नहीं कर पाते थे और बहुत अन्याय आधारित व्यवस्था थी, यहाँ पर कुशासन था। लेकिन जब ब्रिटेन यहाँ पर आया तो वह यहाँ के प्रत्येक नागरिकों के न्यायिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो उसे ही ये भारतीय राष्ट्रवादी कर रहे हैं कि अन्य ब्रिटिश कुशासन, चलिए ठीक है उस समय कुशासन था, लेकिन अगर आप इसका दावा करते हैं कि ब्रिटिश न्यायिक प्रशासन भारत में लागू किया जाएगा तो कम से कम उसे तो आप सही तरीके से लागू करिए। मेरा बस इतना बताने का मतलब है कि इस समय 1905 या 1899 से 1905 का जो टाइम पीरियड है भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल भरा यह क्षण था, क्योंकि उनकी किसी भी मांग को स्वीकारा ही नहीं जा रहा था। और ऐसे समय जब लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से 1905 भारत का वाइसराय बनता है, स्थिति और भी बिगड़ जाती है। लॉर्ड कर्जन जो कि भारत का वाइसराय बना था, यह जो है कांग्रेस को सीधा सीधा अपवित्र चीज मानता था, उसे बोलता था यह गंदी चीज है। तो लॉर्ड कर्जन की धारणा कांग्रेस के बारे में क्या थी कि वह कांग्रेस को अपवित्र चीज बोलता था, लॉर्ड कर्जन। तो धारणा में हम ये लिखेंगे कि कर्जन की धारणा जो है कांग्रेस के प्रति क्या है, तो पहला हम लिखें कि वह उसे अपवित्र चीज बोलता था, अपवित्र। दूसरा, जैसे कि भारतीय राष्ट्रवादी ये मांग कर रहे थे कि आईसीएस की परीक्षा में, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में भारतीयों को भी शामिल किया जाए, लेकिन लॉर्ड कर्जन की धारणा ये थी कि जो आईसीएस की परीक्षा है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा है, यह पूरी तरह से यूरोपियों के लिए सुरक्षित है, अर्थात इस परीक्षा के लिए वह भारतीयों को काबिल नहीं मानता था, वह पूरी तरह इसे यूरोपियों के लिए सुरक्षित मानता था। उसकी दूसरी धारणा में हम लिखेंगे आईसीएस की परीक्षा के लिए वह यूरोपियों को जो इसके लिए सुरक्षित मानता था। तो दूसरा हम लिखेंगे कि आईसीएस यूरोपियों के लिए। तीसरा, वह जो है कांग्रेस के नेताओं के निवेदन को भाव रहित उदासीनता से अस्वीकार करना चाहता था कि कांग्रेस के नेता जो भी मांग कर रहे हैं कि भारतीय नौकरियों में जो उच्च पद है वह वहाँ पर भारतीयों को नियुक्त किया जाए, सेना का जो खर्च बढ़ाया जा रहा है उसे कम किया जाए, इन सभी मांगों को लॉर्ड कर्जन भाव रहित उदासीनता से अस्वीकार करना चाहता था। तो तीसरा हम लिखें कि भाव रहित उदासीनता, भाव रहित उदासीनता से अस्वीकार, और भारतीयों के प्रति उसका व्यवहार बिल्कुल जानवरों की तरह था। स्वाभाविक बात था कि जिस भारत का वो वायसराय है, जिन लोगों पर वो शासन कर रहा है, उनके प्रति उसका व्यवहार जानवरों जैसा था। तो स्वाभाविक ये था कि यहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका था उसके लिए ये सभी चीजें अपमानजनक बातें थी, क्योंकि वो भी तो एक पढ़ा लिखा तबका था और वो भी तो चीजों को समझ रहा है, लेकिन एक ऐसा अधिकारी जो कि भारतीयों से बात भी नहीं करना चाहता था, इन दोनों के बीच टकराव होना लाजमी था। तो चौथा में हम ये लिख दें कि भारतीयों के साथ घृणित रवैया के साथ घृणित रवैया।
तो हम देख रहे हैं किस प्रकार लॉर्ड कर्जन जब 1899 से 1905 भारत का वायसराय बनता है, तो वह भारत में आने से पहले इन सब चीजों के बारे में उसके अंदर धारणा थी। तो स्वाभाविक बात है जब वो वायसराय बनेगा तो उसी हिसाब से फिर वह काम भी करना शुरू करता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जब वायसराय लॉर्ड कर्जन 1899 में यहाँ का वायसराय बनता है, तो यह जो है आते ही कलकत्ता कारपोरेशन में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या को घटा देता है। ये निर्वाचित प्रतिनिधि थे कौन? ये निर्वाचित प्रतिनिधि इस बंगाल के बंगला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग का तबका था, जिनकी सदस्य संख्या को लॉर्ड कर्जन ने 1899 के वर्ष में कलकत्ता कारपोरेशन से घटा दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया था कि कलकत्ता में यूरोपीय लोग हुआ करते थे, जो कि जिन्हें इस कलकत्ता कारपोरेशन से विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, जमीन, जल, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि उन्हें चाहिए होती थी। क्योंकि इस कारपोरेशन में जब निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होगी, बंगला भाषी प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होगी, तो स्वाभाविक बात है कि ये यूरोपीय लोग अपना मनमानी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही लॉर्ड कर्जन 1899 में इन निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या को घटाता है और सरकारी पदाधिकारियों की संख्या को बढ़ा देता है, तो इससे कलकत्ता के क्षेत्र में रहने वाले यूरोपीय व्यवसायियों के लिए बड़े लाभ की बात थी। तो कहने का मतलब यह है कि जब यह निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या को घटाएगा तो यह बंगाली भाषी समुदाय अपने उसे खुद का जो है अपमान महसूस हुआ। तो यहाँ हम प्रारंभिक काल में क्या लिखें कि 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटाना। देखिए, भारतीयों के प्रति उसका व्यवहार तो वैसे भी बहुत बुरा था, लेकिन अब वो जब आया है तो वो किस तरीके से बंगाल क्षेत्र में बंगला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग को जो है वह अपमानित कर रहा है, किस प्रकार उनकी सदस्य संख्या घटा दिया गया और जो है यूरोपीय लोगों के हित के लिए। अगला काम यह 1904 में लॉर्ड कर्जन करता है कि वह जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला करता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय को वह विद्रोही राजनीतिक केंद्र मानता था कि इस यहाँ पर पढ़ने वाले लोग ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो 1904 में लॉर्ड कर्जन जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला करता है, अर्थात कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो सीनेट है उसमें भी सरकारी पदाधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई, निर्वाचित पदाधिकारियों की संख्या को घटा दिया गया। एक बार फिर यह बंगला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग जो था उसे फिर अपमान का सामना करना पड़ा। तो हम यहाँ दूसरे में लिखेंगे कि 1904 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला और वहां के सीनेट में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या को घटा दिया गया, सरकारी पदाधिकारियों की संख्या को बढ़ा दिया गया। ऐसा उसने, चूंकि उसने इसके पहले विश्वविद्यालय आयोग 1902 नियुक्त किया था, इसी की अनुशंसा पर इस विश्वविद्यालय आयोग में एकमात्र भारतीय सदस्य गुरुदास बनर्जी थे। और जो मैं बता रहा हूं कि इस विश्वविद्यालय आयोग की अनुशंसा पर कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। उसी अधिनियम का सहारा लेकर 1904 के वर्ष में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला किया गया, निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या को घटा दिया गया और सरकारी पदाधिकारियों की संख्या को बढ़ा दिया गया। स्वाभाविक बात है, ये निर्वाचित प्रतिनिधि थे कौन? ये बंगला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग था, जिसे एक बार पुनः अपमान का सामना करना पड़ा। तो 1904 में हम केवल ये लिखेंगे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला। 1904 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला।
तो इसमें हम ये जोड़ लेंगे कि कर्जन ने इसके पहले 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी, जिसमें एकमात्र भारतीय सदस्य गुरुदास बनर्जी थे, और इसी की अनुशंसा पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। उसी को आधार बनाकर कर्जन ने 1904 में ही जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर हमला किया था, और उसके सीनेट में सरकारी पदाधिकारियों की संख्या को बढ़ा दिया गया था, निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या को घटा दिया था। अब ये सरकारी पदाधिकारी कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में जो भी निर्णय लेना थी सरकारी पदाधिकारी ही करते। अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से लॉर्ड कर्जन, जो कि वाइसराय था, भारत सरकार का सचिव H.H. रिसली एवं बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर A. फ्रेजर इन बंगला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग को विभिन्न समयों पर उन्हें अपमान देता रहा है। ऐसी इन्हें जो है इन बंगला भाषियों से ऐसी उन्हें कौन सी दिक्कत थी, कौन सी उन्हें समस्या थी, जिसकी वजह से इन सब कारनामों को करने के बाद वो अंततः बंगाल विभाजन का निर्णय लेते हैं। ऐसी कौन सी बात थी कि बंगला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग इन लोगों के लिए, इन अधिकारियों के लिए, ब्रिटिश हितों के लिए जो है खतरनाक साबित हो रहा था। तो इसमें हम ये देखेंगे जो है कुछ ऐसे कारण मैं आपको बताऊंगा कि जिससे ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में किया गया, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, ऐसे कौन से जिम्मेदार कारक थे जिसकी वजह से इन अधिकारियों को बंगला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग जो था उसकी एकता को उन्हें तोड़ना पड़ा। तो मैं अगर कुछ कारण के बारे में अगर आपको बताऊं तो देखिए, हम जानते हैं कि किस प्रकार 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर के युद्ध की वजह से इस संपूर्ण बंगाल, हमें ये याद रखना है कि ये जिसमें बंगाल की बात कर रहा हूँ, अगर आधुनिक समय में अगर हम देखें तो इसमें बांग्लादेश भी शामिल होगा, पश्चिम बंगाल भी शामिल होगा, और आपका जो है बिहार के साथ झारखंड भी शामिल होगा, और आपका जो है उड़ीसा भी शामिल होगा। तो मैं आपको कारण बता रहा हूं कि किस प्रकार 1757 में प्लासी के युद्ध, 1764 में बक्सर के युद्ध की वजह से यह बंगाल का क्षेत्र, भारत का यह ऐसा क्षेत्र है जो सबसे पहले ब्रिटिश प्रभाव के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आया था। तो स्वाभाविक बात था कि इन लोगों ने जो है ब्रिटिश, यहाँ पर ब्रिटिश अधिकार हो जाने की वजह से पश्चिमी शिक्षा को भी इन्होंने सबसे पहले चुना था, उसे इन्होंने सीखा था, और पश्चिमी विचारधारा जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, स्वाभाविक न्याय इत्यादि विचारों से ये परिचित हुए थे बंगला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग। अब वे इस ब्रिटेन के अधिकारियों से इसी स्वतंत्रता, इसी समानता और इसी स्वाभाविक न्याय की मांग कर रहे थे कि जैसा ब्रिटेन अपने देश के नागरिकों के साथ व्यवहार करता है, कुछ ऐसे ही व्यवहार की मांग ये बंगला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग अपने यहाँ कर रहा था। तो पहले में हम यह लिखेंगे कि बंगाल ही ऐसा पहला क्षेत्र था जो पहली बार जो है ब्रिटेन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आया था। उसकी शिक्षाओं से इन्होंने अपने अधिकारियों से ही स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, स्वाभाविक न्याय की मांग की। तो पहले में हम केवल ये लिखे कि ब्रिटिश नियंत्रण की वजह से बंगला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, स्वाभाविक न्याय की मांग ये स्वाभाविक बात है कि जब ये जो है ब्रिटिश प्रभाव में आते हैं तो उसकी शिक्षाओं को ये पाते हैं, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के साथ ये जुड़ते हैं और इससे ये पश्चिमी विचारों से भी परिचित होते हैं और खुद ये अब अपने अधिकारियों से ही स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, स्वाभाविक न्याय की मांग करने लगे। दूसरी बात
कि यह बंगला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग ही था जो कि बंगाल ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय जागरण पैदा कर रहा था। इस राष्ट्रीय जागरण के उभार से ब्रिटेन के शासनाधिकारी, भारत में बैठे ब्रिटेन के शासनाधिकारी को समस्या हो रही थी, क्योंकि वे भारत को विभिन्न क्षेत्रों में इस तरीके से विभाजित करना चाहते थे ताकि उन्हें यहाँ पर उनके बहुत अधिक सहयोगी मिल सके। लेकिन यदि संपूर्ण भारत एक राष्ट्रीय चेतना के साथ यदि जुड़ जाएगा तो ब्रिटेन के अधिकारियों को संपूर्ण भारत की जनता की एकता से सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए भारत को विभिन्न, जैसे मैं देखता हूँ कि वो देशी रियासतों में भी बांट चुके थे, अलग अलग तरीके से वे कंडीशन लगाकर बिल्कुल भारतीयों को ही भारत में बिल्कुल अलग थलग वे रखे हुए थे। तो इसमें कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यह बंगला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग ही बंगाल नहीं अपितु संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय जागरण पैदा कर रहा था। उसमें मैं आपको एक उदाहरण दूंगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। इस एसोसिएशन का अगर हम उद्देश्य देखें तो इनका उद्देश्य क्या है इस इंडियन एसोसिएशन का, कि संयुक्त भारत का निर्माण करना। संयुक्त भारत के कहने का मतलब ये था कि उस समय अगर हम भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो उसके 1/3 हिस्से पर देशी रियासतों का अस्तित्व था। देशी रियासतों की जनता शेष भारत की जनता से अलग थी और वहाँ उनके साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जा रहा था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो इंडियन एसोसिएशन था, इसका ये कहना था कि हम जो है एक संयुक्त भारत का निर्माण करेंगे। इसमें देशी रियासतों की जनता, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की जनता, इनके हित एक समान हैं। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है? संयुक्त भारत का निर्माण करना। स्वाभाविक बात है, एक संपूर्ण भारत जो है इन ब्रिटेन के साम्राज्यवादी जो अधिकारी हैं उनके लिए यह समस्या पैदा कर सकता था। इसी तरह इंडियन एसोसिएशन का दूसरा उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम जन संपर्क अभियान की हिंदू और मुसलमान ये एक दूसरे से अधिक बातचीत करेंगे ताकि इनके अंदर की जो भी पूर्वाग्रह है वो समाप्त हो जाए। स्वाभाविक बात है, इससे भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी अधिकारियों को नुकसान होता है। और इसी तरीके से इंडियन एसोसिएशन का जो तीसरा उद्देश्य था कि हम भारत में एक मजबूत जनमत का विकास करेंगे। यह जनमत ब्रिटेन में बैठे अधिकारियों को यह बताएगा कि यहाँ पर आए अधिकारी किस प्रकार से उनका शोषण करते हैं, तो इससे भारतीय व्यवस्था की स्थिति जो है वह थोड़ा बहुत सुधरेगी। तो इसमें हम ये लिखें कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के कार्य, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के इंडियन एसोसिएशन के कार्य। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का एक छोटा सा और हिस्सा इसमें शामिल भी है कि 1876-77 के वर्ष में जब वाइसराय लॉर्ड लिटन यह जो है आईसीएस परीक्षा में जो शामिल होने की उम्र थी उसे 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। और चूंकि यह परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी तो एक तरीके से यह जो भी काम किया जा रहा था भारतीयों को शामिल होने से रोकना था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसी इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से संपूर्ण भारत का उन्होंने दौरा किया था। एक आंदोलन चलाया था कि ब्रिटिश सरकार ने जो ये उम्र घटाया है और दूसरी बात की परीक्षा लंदन में लिया जा रहा है, इन सभी चीजों को निरस्त किया जाए, उम्र बढ़ाया जाए और परीक्षा को भारत में भी लिया जाए। तो इसके लिए पूरे भारत का दौरा किए थे। तो मेरा बस बताने का ये उद्देश्य है कि किस प्रकार इस बंगला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग जो है संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरो रहा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का एक और किस्सा है कि इन्होंने जो है, हम जानते हैं कि किस प्रकार दिसंबर 1883 के वर्ष में कलकत्ता में इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों को यह बुलाए थे और एक साथ ये प्रतिनिधि पहली बार मिले थे और भारत की समस्याओं के बारे में इन्होंने विचार विमर्श किया था। इस सम्मेलन को
नेशनल कॉन्फ्रेंस का दर्जा प्राप्त है। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपने इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से किस प्रकार उसके उद्देश्य है, किस प्रकार आईसीएस की परीक्षा को लेकर उन्होंने आंदोलन चलाया और किस प्रकार वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, संपूर्ण भारत की समस्याओं को मिलकर एक जगह वो सुनते हैं और उसी हिसाब से वो आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों से ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को नुकसान होता ही यहाँ पर बैठे अधिकारी इन सभी चीज़ों को गौर से देख रहे थे कि किस प्रकार जो यह बांग्ला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग जो एक संयुक्त बंगाल है, इसकी एकता किस वजह से जो यह संपूर्ण भारत में ब्रिटेन के जो हित है उन्हें नुकसान पहुंचा देगी। तो मैं यहाँ पर केवल लिखूंगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के कार्य। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के कार्य, नाथ बनर्जी के कार्य। तीसरा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के माध्यम से हम ये समझे कि इन्होंने भारत में एक राष्ट्रीय जागरण पैदा करने में इनकी भूमिका अहम थी और ब्रिटेन के जो साम्राज्यवादी अधिकारी थे उससे इन्हें जो है इनके इस कार्य से उन्हें दिक्कत हो रही थी। अगला नाम यदि मैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लूँ तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक पत्रिका निकाली थी बंग दर्शन। उस बंग दर्शन के माध्यम से वह संपूर्ण भारत के लोगों को शिक्षित करना चाहते थे और उसके माध्यम से लोगों को उत्प्रेरित भी करना चाहते थे। किस प्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग यह अपने कार्यों से भारत को एकता के सूत्र में पिरोने की बात करते हैं। अगर मैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक दूसरी कृति आनंद मठ की बात करूं जो कि 1882 में आई थी, इस आनंद मठ में उन्होंने एक ऐसे चरित्र का निर्माण किया था जो कि किसी भी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न, पराधीनता के खिलाफ जो है वह अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने से नहीं डरता है। यही आनंद मठ कालांतर में क्रांतिकारी पीढ़ियों के लिए धार्मिक ग्रंथ भी बन गया था। मेरा बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इन कृतियों से भारत का युवा वर्ग काफी प्रभावित था और इससे ब्रिटिश साम्राज्यवादी अधिकारियों को समस्या हो रही थी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी दो कृति है बंग दर्शन और आनंद मठ। आनंद मठ, इस आनंद मठ में उन्होंने एक ऐसे चरित्र का निर्माण किया है जो किसी भी प्रकार की पराधीनता, किसी भी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न के खिलाफ अपने प्राणों को जो है न्यौछावर करने से भी नहीं डरता है। इनका सीधा सीधा संकेत ब्रिटेन का भारत में जो जिस तरीके से उन्होंने भारत को गुलाम बनाया था उससे मुक्ति के लिए यह भारत के युवाओं को जो है प्रेरित कर रहे थे और यही आनंद मठ कालांतर में क्रांतिकारी पीढ़ियों के लिए धार्मिक ग्रंथ बन गया था। अगर मैं चौथे कारण की बात करूं तो हमें एक नाम याद है रोमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था। रोमेश चंद्र दत्त अपनी इस कृति में उन्होंने बताया था कि 1757 में ब्रिटेन जब यहाँ भारत में आता है 1757 से लेकर 1901 तक ब्रिटेन का भारत में जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है उसका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि भारत से धन को ब्रिटेन भेजा जाए। वह भारत से जिस धन को ब्रिटेन भेजा जा रहा है वह किस रूप में भेजा जा रहा है उसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं। जैसे उनका कहना था कि भारत में जो ब्रिटेन के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं तो उन्हें जो है वेतन भत्ता पेंशन भारत के राजस्व से दिया जाता है और इसी तरह भारत का कार्य ब्रिटेन में बैठे अधिकारी जो करते हैं उनका भी वेतन भत्ता पेंशन भारत के राजस्व से जाता है और इसी तरीके से भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से ऋण लिया है। उस ऋण के बदले भारत सरकार प्रतिवर्ष ब्रिटेन को ब्याज देती है और इसी तरीके से ब्रिटेन जो है भारत से कच्चा माल सस्ते में खरीदता है और ब्रिटेन की मशीनों में तैयार जो निर्मित माल है
भारत में उसे ऊंचे दामों में बेचा जाता है। तो इसका जो अंतर है, यह अंतर भी ब्रिटेन, यह अंतर जो पैसा बनता है यह भी ब्रिटेन भेजा जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि ब्रिटेन भारत के सस्ते माल, कच्चे माल को जो है, मान लीजिए कि कोई कपास उसे 1 रुपया में अगर वो खरीद रहा है, तो वहां से जो कपड़ा बनकर भारत आकर बिकेगा वो 10 रुपये में बिकेगा। तो जो 9 रुपए का अंतर है वो भारत से ही तो ब्रिटेन जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था और उसमें इन्होंने बताया था कि किन रूपों में भारत का धन ब्रिटेन जा रहा है। और उन्होंने इस लूट की तुलना नादिर शाह के आक्रमण से की थी। उन्होंने बताया था कि नादिर शाह तो एक बार आया और लूट कर चला गया, लेकिन ब्रिटेन की यह लूट जो है प्रति वर्ष है और हर वर्ष बढ़ रही है। उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया था कि भारतीय राजस्व जितना जुटता है उसका आधा हिस्सा ब्रिटेन चला जाता है। तो हम यहाँ चौथे में यह लिखें कि रमेश चंद्र दत्त की कृति है भारत का आर्थिक इतिहास। इसके माध्यम से वह जो है संपूर्ण भारत में लोगों को यह बताने में सक्षम हो गए थे कि किस प्रकार से भारत में जो ब्रिटेन आया है उसका उद्देश्य क्या है, यहाँ के धन को वह ब्रिटेन लेकर जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार बंगला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग बंगाल ही नहीं संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय जागरण की अलख जलाए था। तो इससे इन अधिकारियों को, लॉर्ड कर्जन को, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ए फ्रेजर को और आपके भारत सरकार के सचिव H.H. रिसली को प्रॉब्लम होती ही। तो हम यहाँ चौथे में पहले क्या लिख दें कि रमेश चंद्र दत्त की कृति भारत का आर्थिक इतिहास। रमेश चंद्र की कृति भारत का आर्थिक इतिहास। तो इसमें हमें ये जोड़ लेना है कि इस कृति से उन्होंने बताया था कि 1757 से 1901 के वर्ष तक किस प्रकार भारत से धन को ब्रिटेन विभिन्न रूपों में भेजा जा रहा है। वो कैसे रूप है कि ब्रिटेन के जो अधिकारी भारत में आकर काम करते हैं उनका वेतन भत्ता पेंशन, भारत का कार्य ब्रिटेन में बैठे जो अधिकारी करते हैं उनके लिए वेतन भत्ता पेंशन भारत के राजस्व से जाता है। भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से ऋण लिया है, तो उस ऋण के बदले भारत की सरकार ब्रिटेन को प्रति वर्ष ब्याज देती है और इसी तरीके से भारत के कच्चे माल को सस्ते में खरीदकर ब्रिटेन की मशीनों से बना जो माल, उनका निर्मित माल होता है, भारत में उसे ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। तो यह जो संपूर्ण कार्य है ये ऐसी चीजें थी जो कि इन बंगला भाषियों के यह कार्य थे जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को नुकसान पहुंच रहा था। इसमें मैं एक दो नाम आपको और बता सकता हूं कि जैसे आपके जो है दिसंबर 1866 में मनमोहन घोष अपने साथियों के माध्यम से, अपने साथियों की सहायता से लंदन में वह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। मनमोहन घोष आपके बंगला भाषी थे और इसी तरीके से व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, उन दिनों वह सबसे प्रख्यात वकील थे। तो इन लोगों की जो, इन बंगला भाषियों की जो भूमिका थी भारत में राष्ट्रीय जागरण पैदा करने में, इससे ब्रिटेन के इन अधिकारियों को प्रॉब्लम हो रही थी। और मैं अगर आपको इस समय एक सरकारी मूल्यांकन बताऊं या सरकारी गोपनीय रिपोर्ट बताऊं कि उस गोपनीय रिपोर्ट में भी जो कि उस अधिकारी ने भारत सरकार को भेजी थी, उसमें उसने यह बताया भी था कि मेरे 20 वर्षों के कार्यकाल में यह बात स्पष्ट है कि संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय जागरण पैदा हो चुका है। अब हमारा मुकाबला 20 करोड़ की जनता की एकता से होगा और यही इन दिनों का राजनीतिक सच है। तो पांचवें हमें क्या लिखने की गोपनीय रिपोर्ट, गोपनीय रिपोर्ट में आपको बता देना है मोटा मोटा कि भारत में राष्ट्रीय जागरण पैदा हो चुका है। देश की 20 करोड़ जनता ये अपना समान हित जो है देखती है। गोपनीय रिपोर्ट, गोपनीय रिपोर्ट
तो देखिए, अब हम इस स्थिति पर आ गए हैं कि यह बांग्ला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग जो जो कि एक बहुत बड़ा प्रांत था, जिसमें कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश आज के शामिल थे। यह जो है ब्रिटिश सरकार की आंख की किरकिरी बना हुआ था। वो इसे कुछ इस प्रकार तोड़ना चाहते थे कि यह जो भारत में जो है राष्ट्रीय जागरण की जो वो अलख जलाए हुए है, उसे किसी भी तरीके से कम किया जा सके। तो इसके लिए जो है जो ब्रिटिश सरकार इस बांग्ला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग को कुछ इस तरीके से तोड़ने का वो प्रयास करती है, ताकि वो अब इन सब बातों को न कर पाए। तो अब वो प्रलोभन क्या, इन्हें जो है इन बांग्ला भाषियों को किन रूपों में वह प्रलोभन देना शुरू करती है। ब्रिटिश भारतीय सरकार उन्हें किन रूपों में प्रलोभन देना शुरू करती है। देखिए, ये इन बांग्ला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग, देखिए ये जो भी मैं आपको कारनामे बताए, इसमें हिंदू और मुसलमान साथ साथ हैं। इसमें ऐसे बिल्कुल है कि हिंदुओं का ये जमावड़ा था, इसमें सब साथ साथ थे। लेकिन अब ब्रिटिश भारतीय सरकार इन बांग्ला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग को हिंदू और मुसलमान में तोड़ना चाहती थी, और जो बांग्ला भाषी हैं उन्हें अन्य तरीकों से इस तरीके से उसे अल्पसंख्यक बना देना चाहती थी, ताकि इन बांग्ला भाषियों का मानसिक एवं भौतिक विभाजन हो सके। बस इतना याद रखना है कि इन बांग्ला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग की एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने पहला पैमाना हिंदू और मुसलमान बनाया। तो उन्होंने जो है जो बंगाल के जो मुसलमान थे, ये ब्रिटिश सरकारी अधिकारी जो थे, जैसे आपके लॉर्ड कर्जन हो गए, या भारत सरकार के सचिव एच रिसली हो गए, या बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ए फ्रेजर हो गया, यह बंगाल के मुसलमानों को क्या लालच दे रहे हैं। देखिए, ये कहते हैं कि हम बंगाल का विभाजन इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम बंगाल के मुसलमानों को हिंदुओं के प्रभुत्व से बचा लें। बंगाल का विभाजन वे इसलिए करना चाहते हैं कि वे बंगाल के मुसलमानों को हिंदुओं के प्रभुत्व से बचा लें। कुछ इस तरीके से वे विभाजन करना चाहते हैं ताकि बंगाली मुसलमान हिंदुओं के प्रभुत्व से बच जाएं। तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि एक मोटा वो इस तरीके से वो विभाजन करना चाह रहे हैं कि इस वाले हिस्से में, अर्थात पूर्वी बंगाल वाले हिस्से में 1.5 करोड़ मुसलमान होंगे और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू होंगे। इस प्रकार हम उन्हें जो है हिंदुओं के प्रभुत्व से बचा लेंगे। ये प्रलोभन है बंगाल के मुसलमानों के लिए। तो पहला हम क्या लिखेंगे कि हिंदुओं के प्रभुत्व से मुसलमानों को बचाना, मुसलमानों को बचाना। इस वाले हिस्से में 1.5 करोड़ मुसलमान होते और उनके साथ हिंदुओं की संख्या 1 करोड़ 20 लाख होती। तो स्वाभाविक बात है कि इस क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या अधिक होती, तो हिंदुओं के प्रभुत्व से वो बच गए। जब ये विभाजित नहीं था तो हिंदुओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा थी। तो हम यहाँ पर क्या लिख लें कि जो है इस वाले हिस्से में 1.5 करोड़ मुसलमान और 1.2 करोड़ हिंदू। तो हम इन्हें जो है इस प्रकार के विभाजन से हम मुसलमानों को हिंदुओं के प्रभुत्व से बचा लेंगे। दूसरी बात कि चटगांव में एक ऐसा बंदरगाह खोला जाएगा या इस बंदरगाह को इस प्रकार बनाया जाएगा कि यह कलकत्ता के बंदरगाह का जो है मुकाबला कर सके, क्योंकि कलकत्ता के बंदरगाह में हिंदू व्यापारियों का जमावड़ा है। चावल और जूट का व्यापार वो वहाँ पर करते हैं। वहाँ पर मुस्लिम व्यापारी हिंदू व्यापारियों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम चटगांव में जो है ग्राम
एक ऐसा बंदरगाह खोलेंगे यहाँ पर मुस्लिम हितों की प्रधानता होगी और यह कलकत्ता के बंदरगाह का मुकाबला कर सकता है और यहाँ के मुस्लिम व्यापारी चावल और जूट का व्यापार कर सकते हैं। तो हम यहाँ दूसरा में क्यों लिखे, चटगांव का लालच, चट्टग्राम का लालच। तीसरी बात कि ढाका, इस बंगाल की इस पूर्वी बंगाल जो विभाजित किया जाएगा इसकी राजधानी ढाका होगी। ढाका में हाई कोर्ट खोला जाएगा। तो इससे जो मुस्लिम पढ़ा लिखा तबका है उसे यहाँ पर नौकरी मिलने में आसानी होगी, उन्हें यहाँ पर पेशा अपना ढूंढने में आसानी होगी। क्योंकि अभी तक कलकत्ता, चलिए हम मान लीजिए कि ये कलकत्ता है, क्योंकि अभी तक कलकत्ता हाई कोर्ट में हिंदू वकीलों का जमावड़ा है, उसके मुकाबले ढाका हाई कोर्ट खुलेगा तो वहाँ पर मुस्लिम नुमाइंदगी ज़्यादा होगी। तो ढाका को हम मान लें मोटा मोटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखें, हाई कोर्ट का लालच, हाई कोर्ट का लालच। चौथा, ढाका में जो है कालांतर में एक विधायिका भी खुल जाएगी। इस विधायिका की वजह से इस क्षेत्र के मुस्लिम हितों को जो है प्रधानता मिलेगी। क्योंकि अभी जो कलकत्ता में जो यहाँ की विधायिका है, यहाँ पर हिंदू नुमाइंदकों हिंदुओं की संख्या अधिक है और उसके ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। परंतु ढाका में इस प्रकार की विधायिका खुल जाने से मुस्लिम नुमाइंदकों की संख्या बढ़ेगी। तो हम यहाँ लिख दें कि विधायिका का लालच, विधायिका का लालच। पांचवा, वे ढाका को एक ऐसे मुस्लिम राजनीतिक केंद्र के रूप में उभारना चाहते थे जो कि कलकत्ता के मुकाबले अधिक शक्तिशाली हो या कलकत्ता के हिंदू राजनीतिक जमावड़े की अपेक्षा ढाका को वो उसके समानांतर जो है एक प्रमुख मुस्लिम राजनीतिक केंद्र के रूप में उभारना चाहते थे, जो कि बंगाल ही नहीं, जो कि इस पूर्वी बंगाल ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में मुस्लिम हितों की बात करेगा। हम देखते भी हैं किस प्रकार 1906 के अर्थात अगले ही वर्ष जो है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। कालांतर में ये पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करते हैं मुसलमानों के लिए और आगे बढ़ते बढ़ते ये पृथक देश पाकिस्तान की मांग कर बैठते हैं। तो अगला हम क्या लिखें कि ढाका को एक मुस्लिम राजनीतिक केंद्र के रूप में विकसित करना। इसमें हम एग्जाम्पल देंगे कि कालांतर में यहीं पर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और यहीं के लोग जो है फिर आपके जो है पृथक निर्वाचक प्रणाली की वे जो है मांग करते हैं, फिर आगे बढ़ते हुए ये पृथक पाकिस्तान की मांग भी कर डालते हैं। स्वाभाविक बात है कि यह प्रलोभन किसके द्वारा दिया जा रहा है, ब्रिटिश भारतीय सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम पांचवा में लिखेंगे कि ढाका को प्रमुख मुस्लिम राजनीतिक केंद्र के रूप में विकसित करना। देखिए मेरा बस बताने का इतना उद्देश्य है कि जो बंगला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग था उसे अब हिंदू और मुसलमान में बांट दिया गया था। और एक चीज और कि यहाँ पर जो अब बंगला भाषी इस क्षेत्र में बच गए थे उनकी संख्या 1.9 करोड़ होती और वह अपने इस क्षेत्र के, चलिए अगर मान लीजिए कि ये जो है कलकत्ता को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कलकत्ता ये हो गया। अब मान लें कि हम ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है और ये हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो शेष बंगला भाषी बचे थे उनकी संख्या 1.9 करोड़ थी और वह अपने हिंदी भाषी और उड़िया भाषी जिनकी संख्या 3.5 करोड़ थी
उनके साथ इन्हें रख दिया गया, अर्थात इन बांग्ला भाषियों को पहले हिंदू और मुसलमान में बांटा गया, उसके बाद इन 1.9 करोड़ को 3.5 करोड़ के अन्य भाषियों के साथ रख दिया गया। तो मेरा बस इतना बताने का उद्देश्य था किस प्रकार बांग्ला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग जो ब्रिटिश भारतीय सरकार के आंख की किरकिरी बना हुआ था, उसे तोड़ने के लिए वे किस प्रकार का प्रयत्न किए थे। तो अगला में हम ये लिख दें कि 1.9 करोड़ बचे बांग्ला भाषी को 3.5 करोड़ हिंदी व उड़िया भाषी के साथ रखना तो इस प्रकार से बंगाल का विभाजन इस उद्देश्य से किया गया था कि जो बांग्ला भाषी शिक्षित मध्यम वर्ग है, जो कि बंगाल ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय जागरण को पैदा किया है, उसे बढ़ा रहा है और उसे एक निश्चित आकार दे रहा है, उसे जो है तोड़ने की इस प्रकार की कोशिश की गई थी। हम देखते हैं कि फिर अंततः 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। तो हम यहाँ तिथि में क्या लिख दें कि जो है 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ, बंगाल विभाजन की घोषणा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। ये 19 है आपका, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार इस ब्रिटिश साम्राज्यवादी अधिकारी वाइसराय लॉर्ड कर्जन, आपके बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ए फ्रेजर और भारत सरकार का सचिव आपके एच रिसली जो है इस बंगाल को विभिन्न तरीके से उन्होंने जो है उसे जो है विभाजित उन्होंने कर दिया। परंतु मैं आपको एक चीज बताऊं कि मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला की यह भूमि, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद की यह कर्मस्थली एवं हेनरी विवियन डेरेजियो एवं रविंद्रनाथ टैगोर की यह तपोभूमि, इस तपोभूमि के वीर इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। इस क्षेत्र के हिंदू और मुसलमान अर्थात संपूर्ण बंगाल कालांतर में जो है स्वदेशी आंदोलन की राह चल पड़ता है। तो फिलहाल आज का टॉपिक इतना ही है। धन्यवाद।